हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सेशन को। और हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस का पहला स्टैंडर्ड एसए 500 ऑडिट एविडेंस। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। इस चैप्टर में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं। एक बार आपको समराइज करा देता हूं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर कवर अप किए गए हैं। 500 सीरीज का 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540 आपके सिलेबस में नहीं है। 550, 560, 70, 80 ये है पूरी की पूरी सीरीज। लेकिन ये 3 स्टैंडर्ड आप कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू में। तो इस चैप्टर के अंदर आप 7 स्टैंडर्ड्स कवर अप करेंगे 500 सीरीज के। एंड 600 सीरीज में 3 स्टैंडर्ड आते हैं, 600, 610, 620। 620 आपके सिलेबस में नहीं है। एंड 600 चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में है। इस चैप्टर में आप कवर अप करेंगे 610। तो इन टोटल हमें इस चैप्टर के अंदर 7 स्टैंडर्ड 500 सीरीज के और 1 स्टैंडर्ड 600 सीरीज का कवर अप करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द एसए 500 जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, जो ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करता है, देयर आफ्टर ऑडिट प्लान को डेवलप करता है, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाता है और उन प्लानिंग प्रोग्रामिंग के दौरान जो प्रोसीजर्स उसने सेलेक्ट किए हैं उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है सो एज टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस। तो ऑडिट एविडेंसेस वो इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है और जो कंक्लूजन ऑडिट ओपिनियन बनता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अब इस स्टैंडर्ड में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे पहले तो एक इसका बेसिक टॉपिक है व्हाट इज द नीड फॉर ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर आपको ओपिनियन देनी है, ओपिनियन के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कंक्लूजन इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन इज द ऑडिट एविडेंस। तो पहले इसने डिफाइन किया ऑडिटिंग है क्या। ऑडिटिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है। एंड ऑडिटर इज कॉल्ड अपॉन, ऑडिटर को क्यों एंगेज किया जाता है, टू असेस एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन, रिव्यू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड गिव द एक्सपर्ट ओपिनियन ओवर द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर आपको सिचुएशन की एक्चुअलिटीज को, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है जिसके बेसिस पर आपको ओपिनियन देनी है। तो ही कांट डू सो अनलेस ही एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिवली। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्या होता है, a critical examination and scrutiny of the accounting statement whether the statement of account reflect the actual state of affair and whether they give a true and fair view. तो whether the financial statement reflects actual state of affair, whether they reflect true and fair view, इसके लिए auditor is required to obtain the information and that information is nothing else than, not else than audit evidence. So audit evidence is the information on the basis of which auditor draw his conclusion. So as per SA 500 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन सच अ वे so as to obtain the sufficient and appropriate audit evidence to draw the reasonable conclusion on which to base his opinion. तो ऑडिटर ओपिनियन देनी है,
ओपिनियन के लिए उसे एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, और कंक्लूजन इज बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन that is collected by performing the procedures. So, what is the meaning of the term audit evidence? Any information that is contained in the accounting record or other information on the basis of which auditor derive his conclusion. Simple. तो मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है? एज पर SA 500 audit evidence is the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor opinion is based. So, opinion is based upon the conclusion. Conclusion is arrived on the basis of information. Information is collected by performing the audit procedures. Audit procedures are being designed during the process of audit planning. So, audit evidence, it includes the information that is contained in accounting record on the basis of which the financial statements are prepared, as well as the other information and the information obtained from other sources. ये टॉपिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑडिट एविडेंस क्या है और ऑडिट एविडेंस की जो इंफॉर्मेशन है उसे हम कितनी कैटेगरीज में रखते हैं? सो ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर डिराइव हिज कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड. द इंफॉर्मेशन includes the information contained in accounting record on the basis of which the financial statements are prepared, as well as the information obtained from the other sources. तो सबसे पहले तो आपको ऑडिट एविडेंस का मीनिंग पता होना चाहिए कि ऑडिट एविडेंस क्या है. वो इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑडिटर अराइव एट हिज कंक्लूजन on which the opinion is based, and that information may be the information contained in accounting record or the information obtained from other sources. Now, अब examples हैं information contained in accounting records के. records of initial accounting entries, that is journal, subsidiary books, and the supporting records, that is vouchers, invoices, contracts, general and subsidiary ledgers जैसे debtor ledger, creditor ledger, fixed assets ledger, journal entries, and other adjustments to the financial statement, and other records like worksheets, spreadsheets that supports the allocation of cost, various computations, reconciliations, and other disclosures. ये तो बात हो गई उस इंफॉर्मेशन की that is contained in accounting record. Number 2, what is other information? Other informations like minutes of the meetings, written confirmation from trade receivable and trade payable, policies manuals relating to the details of internal controls, etc. तो ये है आपका दूसरा टॉपिक. पहला टॉपिक तो आ गया नीड फॉर ऑडिट एविडेंस, दूसरा टॉपिक आ गया मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस. तो ऑडिट एविडेंस की जरूरत क्यों है? ऑडिट एक लॉजिकल प्रोसेस है. ऑडिटर आपको असेस करना है नंबर 1 एक्चुअलिटीज ऑफ सिचुएशन. ऑडिटर आपको रिव्यू करना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. ऑडिटर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देनी है ओवर द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट, जिसके लिए जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करने की. ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्या होता है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट टू असेस whether the statement present the actual state of affair and reflect true and fair view.
ऑडिटर, इसके लिए जरूरत है उसको टू कलेक्ट द एविडेंस, दैट इज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन टू अराइव एट दिस कंक्लूजन और जजमेंट। सो एसए 500 ने ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या फिक्स कर दिया? ऑडिटर, यू नीड टू डिजाइन एंड परफॉर्म वेरियस प्रोसीजर्स so as to obtain sufficient and appropriate audit evidence to draw the reasonable conclusion on which auditor opinion is based। आगे बढ़े, ऑडिट एविडेंस का मीनिंग लिया, इंफॉर्मेशन on the basis of which auditor derive his conclusion on which auditor opinion is based। और वो इंफॉर्मेशन दो जगह से आ सकती है। नंबर वन, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दैट इज रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्कशीट्स, स्प्रेडशीट्स एटसेट्रा, लेजर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग, जैसे confirmations obtained from trade receivable and trade payables, manuals, policy manuals, manual containing details of internal controls। now आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक, what are the various types of audit evidences? audit evidences को based upon nature of the audit evidence and based upon the source from which the audit evidences are collected are classified into different categories। सबसे पहले बात कर लेते हैं based upon the nature। on the basis of nature, audit evidences can be classified as documentary evidence, visual evidence and the oral evidence। documentary evidences, evidences in the form of a written document, example fixed deposit certificate, loan agreement, sale bills etc। विजुअल एविडेंस, वो एविडेंसेस जो ऑडिटर ऑब्जर्व करता है, जैसे इन्वेंट्री काउंट के टाइम पर ऑडिटर इज ऑब्जर्विंग हाउ द इन्वेंट्री इज बीन काउंटेड बाय द मैनेजमेंट। तो वो प्रोसेसेस की जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो ऑडिटर ऑब्जर्व कर रहा है एट द एक्चुअल साइट, दैट इज नोन एज द विजुअल एविडेंसेस। ओरल एविडेंस, वो एविडेंस जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल इंक्वायरिंग विद द मैनेजमेंट। तो बेस्ड अपॉन नेचर हम ऑडिट एविडेंसेस को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, विजुअल। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कौन से हैं? एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट, सेल्स बिल एटसेट्रा। नंबर दो, ओरल एविडेंस, वो एविडेंसेस जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जाम्पल इंक्वायरी और डिस्कशंस विद द मैनेजमेंट एंड अदर ऑफिसर्स। विजुअल एविडेंस, एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग द फिजिकल काउंट और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय द क्लाइंट स्टाफ। नाउ अब बात आ गई बेस्ड अपॉन द सोर्स। सोर्सेज के बेस पर ऑडिट एविडेंसेस को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक होते हैं इंटरनल एविडेंस और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल एविडेंस। इंटरनल एविडेंसेस वो एविडेंसेस हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो रिकॉर्ड है जिसे एंटिटी के विद इन जनरेट किया गया है। External evidences, the evidences that are not been generated within the entity, rather they are been generated by the persons outside the entity। For example, if we are buying a item like we need to buy a calculator, we go to the market and buy the calculator, इसका सेल इनवॉइस कौन रेज करेगा? सेलर, हम नहीं रेज कर रहे। बट यदि हम ये कैलकुलेटर बेचते हैं, कोई पर्सन हमारे से कैलकुलेटर खरीदने आता है, देन वी विल इशू द इनवॉइस टू हिम। तो यदि हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं, दैट इज ए इंटरनल इनवॉइस। बाहर से कोई इनवॉइस इशू कर रहा है, हम कोई परचेज करके ला रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल इनवॉइस, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। तो इंटरनल एविडेंसेस वो एविडेंसेस विच ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑडिट की जा रही है। आपने सेल की तो सेल इनवॉइस आप इशू करोगे, आपने गुड्स रिसीव किए तो जीआरएन, गुड्स रिसीव्ड नोट आप इशू करोगे।
गुड्स रिसीव करने के बाद उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपकी टीम बनाएगी। आपने कोई कैश पर सेल किया है तो उसका कैश मेमो आप इशू करेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स ये आप भी इशू करते हैं और आउटसाइड पार्टी भी इशू करती है। तो आपने इशू किया, देन इंटरनल एविडेंस, आउटसाइड पार्टी ने इशू किया, देन इट बिकम्स अ एक्सटर्नल एविडेंस। External evidence, evidence that originates outside the client organization. Example, purchase invoice, supplier challan, forwarding note, debit and credit note coming from the parties, quotations, confirmations, etc. So invoice evidences को हमने डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, विजुअल एविडेंस। इन एविडेंसेस में से कौन से एविडेंस ज्यादा रिलायबल होते हैं? क्या इंटरनल एविडेंस ज्यादा रिलायबल है या एक्सटर्नल? Generally, external evidences are considered more reliable as they are coming from the third parties, जो normally आपके profitability में as such interested नहीं होती। लेकिन यदि organization का internal control seems to be a effective one, robust system है, then internal evidences may be considered more reliable as compared to the external evidences. So it depends upon the strengthness of the internal control. External evidence is generally considered to be more reliable as they come from the third parties who are not normally interested in manipulation of the accounting information. उसे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं होती है। However, if auditor has any reason to doubt the independence of any third party, for example, third party is a related party, हमारा क्लाइंट जिससे सामान खरीद कर ला रहा है या जिसको सामान बेच रहा है वो एक रिलेटेड पार्टी है, देन रिलेटेड पार्टी की इंडिपेंडेंस पर मुझे डाउट है। इन दैट केस auditor need to exercise greater vigilance. So if auditor has reason to doubt the independence of the third party who has provided any evidence, auditor need to exercise greater vigilance in that particular matter. तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक अबाउट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। तो ऑडिट एविडेंसेस को बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस, बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, हमने डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया और उनकी रिलायबिलिटी कि इंटरनल ज्यादा रिलायबल है या एक्सटर्नल ज्यादा रिलायबल है उसे भी हमने डिस्कस किया है। रिलायबिलिटी और रेलिवेंसी ये दो मेन टॉपिक हैं, दो मेन एस्पेक्ट हैं रादर, जो ऑडिट एविडेंसेस के साथ हमेशा जुड़े हुए होते हैं। हम एज ए ऑडिटर जब एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पर हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो कंक्लूजन आगे जाकर हमारी ओपिनियन बनता है, उस इंफॉर्मेशन की रेलिवेंसी, उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, दोनों चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी है। हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लें जो क्लाइंट के फाइनेंशियल से रेलिवेंट ही नहीं है, मेल ही नहीं खाती, कोई फायदा नहीं है इस इंफॉर्मेशन का। हम ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ कर लें जो डाउटफुल है, जिसकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, देन आल्सो उसके बेसिस पर लिया गया कंक्लूजन क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा। हमारी वर्किंग के ऊपर, हमारी काम की इफेक्टिवनेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। जो ऑडिट एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं एज ऑडिट एविडेंस, उनकी रेलिवेंसी एंड रिलायबिलिटी का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है, दैट इज रेलिवेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रेलिवेंसी क्या है? वेदर द इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट और नॉट। एक इंफॉर्मेशन का लॉजिकल कनेक्शन
विद द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैं जिस पर्पस के साथ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूं, मैं जिस पर्टिकुलर असर्शन को एग्जामिन कर रहा हूं, उस असर्शन की एग्जामिनेशन, उस ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट क्या मैच करता है उस इंफॉर्मेशन से जिसे मैं ऑडिट एविडेंस की फॉर्म में यूज कर रहा हूं। तो रेलिवेंसी डील करती है किसको? लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर and the assertion up under consideration. A given set of audit procedure may provide the audit evidence that is relevant to certain assertion but not for other. जैसे मैंने एक प्रोसीजर परफॉर्म करा, उस प्रोसीजर के बेस पर मैंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं एक पर्टिकुलर कंक्लूजन ले सकता हूं, बट नॉट द अदर। जैसे एग्जाम्पल है, मेरा प्रोसीजर है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। मुझे चेक करना है क्या ट्रेड रिसीवेबल जिनसे 5 लाख रुपए आने थे, क्या वो रिसीव्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना शुरू करा, जिसमें एक मैंने ले ली एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आपने कितने पैसे दिए हैं। मैंने दूसरा चेक किया बैंक स्टेटमेंट, क्या बैंक स्टेटमेंट में 5 लाख की कलेक्शन आई है। तो इस प्रोसीजर से मैं क्या चेक कर पाया, यस, ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंसेस की वैल्यूएशन 5 लाख से कम कर दीजिए, 5 लाख रुपए रिसीव हो चुके हैं। एक पर्सन आपको पैसे दे रहा है, इसका मतलब वो ट्रेड रिसीवेबल था, आपका असेट था, आपने उससे पैसे लेने थे। तो आपने एक प्रोसीजर किया इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू आपने ट्रेड रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन को कंफर्म किया। लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि यह सेल कौन से पीरियड की थी? ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 की है, 25-26 की है, कौन से पीरियड की सेल है? यदि मेरी कलेक्शन अप्रैल 25 में हुई है, तो हो सकता है मैंने 1 अप्रैल को सेल किया हो सकता है मैंने 30 मार्च को सेल किया हो। पेमेंट आई 5 अप्रैल को बैंक में 5 अप्रैल को पेमेंट 30 मार्च की सेल की भी आ सकती है, 1 अप्रैल की सेल की भी आ सकती है। तो यहां पर वही चीज आ गई कि जो ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मे प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस दैट इज रेलिवेंट टू सर्टेन असर्शन बट मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर अदर। एग्जाम्पल, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द कलेक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है एज टू द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बट नॉट नेसेसरली फॉर द कट ऑफ। हां, यदि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं या आप सेल्स के इनवॉइस चेक करते हैं, फिर आप डेट चेक कर लोगे कि किस डेट का इनवॉइस था। दैट इज द रीजन यहां क्या लिखा है, नॉट नेसेसरली द कट ऑफ। बट सिर्फ आप बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं तो किस पीरियड में कलेक्शन हुई वो आपको इंडिकेट नहीं करता सेल किस पीरियड की थी। सेल किस पीरियड की थी, आज मैंने सेल किया बट कलेक्शन अगले फाइनेंशियल ईयर में हुई, तो आप सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बेस पर यू विल नॉट बी एबल टू जज कि सेल किस पीरियड को बिलोंग करती है। कट ऑफ क्या होता है? टू क्लासिफाई अ ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल ईयर, वेदर अ ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू करंट ईयर और रिलेटेड विद द प्रीवियस ईयर। दूसरा एस्पेक्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी का। तो जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसका रिलायबल होना जरूरी है, और रिलायबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या प्रिंसिपल है रिलायबिलिटी के? बहुत अच्छी तरह से आपको क्लास में याद करा रखा है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है यदि आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस आउटसाइड द एंटिटी, जिसका मतलब एक्सटर्नल एविडेंसेस आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन द इंटरनल एविडेंस। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज ऑडिट एविडेंस दैट आर जनरेटेड इंटरनली, वो बढ़ जाती है कब? यदि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं।
एविडेंस जो ऑडिटर ने डायरेक्टली कलेक्ट किए हैं दे आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन द एविडेंसेस व्हिच आर कलेक्टेड थ्रू द मैनेजमेंट मींस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली। जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है दे आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन द एविडेंसेस व्हिच आर अवेलेबल इन ओरल या विजुअल फॉर्म। Audit evidence provided by original documents, they are more reliable than the audit evidences provided by the photocopies. A very, very, very important topic. What are the principle or the generalization that governs the reliability of audit evidences? Number one, reliability increased when the evidences obtained from the independent sources outside the entity. Reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related internal controls are effective. Evidences obtained directly by the auditor are more reliable than the evidences obtained indirectly. Audit evidences in documentary form are more reliable than the evidences in visual or oral form. Evidences that are provided by the original documents, they are more reliable than the audit evidences provided by the photocopies. ये था आपका फोर्थ टॉपिक एज टू द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फिफ्थ टॉपिक के ऊपर, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट। ये बहुत जगह यूज होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब आप ऑडिट को पढ़ते हैं तो ऑडिट एविडेंसेस की सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस के ऊपर शुरू से ही डिस्कशन आ जाती है। सफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को, जबकि एप्रोप्रिएटनेस रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को। तो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट नंबर में हमें कलेक्ट करने हैं और वो ऑडिट एविडेंस दैट आर रेलिवेंट क्वालिटी। सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस और डिपेंड करता है मटेरियलिटी पर। जितना एक सब्जेक्ट मैटर मटेरियल होगा उतने ज्यादा एविडेंसेस आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है एक सब्जेक्ट मैटर के रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पर। जिस सब्जेक्ट मैटर पर या जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम के ऊपर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पर ऑडिट एविडेंसेस का नंबर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक बड़े साइज की पॉपुलेशन के अंदर जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं तो वहां पर हमें सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ता है। सिमिलरली नेचर ऑफ पॉपुलेशन, यदि पॉपुलेशन हेटेरोजेनस नेचर की है, एक डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है जहां पर तरह तरह की अलग अलग ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल सेल्स में रिटेल है, होलसेल है, डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट है, रिलेटेड पार्टी को सेल है, अलग अलग तरह की सेल्स हैं, देन ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो सफिशिएंसी किसको रिप्रेजेंट कर गई? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को, एंड डिपेंड करता है किसके ऊपर? मटेरियलिटी। लेस एविडेंसेस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस असर्शंस आर लेस मटेरियल, बट इफ असर्शंस जिसे आप एग्जामिन कर रहे हैं दे आर मोर मटेरियल, मोर एविडेंसेस वुड बी रिक्वायर्ड। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ असर्शन, जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लोअर लेवल का है, लेकिन जहां पर रिस्क हायर साइड पर होता है वहां पर आपको ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। साइज ऑफ पॉपुलेशन, लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्मॉलर होमोजेनस, सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस है तो स्मॉलर होमोजेनस पॉपुलेशन में small number of evidences will work, less number of evidences will work. However, in case of heterogeneous population, larger size population, more evidences would be required. तो लॉजिकल है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? मटेरियलिटी, ROMM, साइज, नेचर ऑफ पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट बात आ जाती है एप्रोप्रिएटनेस पर। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सफिशिएंसी, appropriateness पर। appropriateness is the measure of quality of audit evidence. Quality मतलब that is the relevance and its reliability in providing the support for the conclusion जिसके ऊपर audit evidence based, जिसके ऊपर audit opinion based होगी। तो relevancy and reliability ये appropriateness को reflect करती हैं। तो appropriateness is the
measure of quality of audit evidence, whether the audit evidences, whether the information जिसके basis पर conclusions draw किए जाएंगे is relevant, whether they are reliable. Reliability is influenced by its source, means external sources से collect किए गए evidences they are generally considered more reliable. Nature, documentary nature of audit evidences they are considered more reliable than the evidences that are in oral form. And also dependent upon the circumstances in which they are being obtained. तो ये हमारा टॉपिक था as to the sufficiency and appropriateness of audit evidences. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ऑडिट प्रोसीजर का। इसको तो पता नहीं कितनी बार हमने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रखा है। सबसे पहला प्रोसीजर आता है ऑडिटर का आरएपी, जिसकी डिटेल आप पढ़ते हैं एसए 315 के अंदर। वो प्रोसीजर जिसके थ्रू ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है एंटिटी की, इसके एनवायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेस वेदर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट एट द असर्शन लेवल एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इसकी डिटेल ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 3 में कवर कर चुके हैं, आरएपी। उसके बाद बेस्ड अपॉन द रिस्क हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमारे दो तरह के प्रोसीजर आते हैं, एक टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल भी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। वो प्रोसीजर जिसके थ्रू ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस, कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करता है। क्या इंटरनल कंट्रोल दे आर इफेक्टिव so as to prevent, detect and correct the material misstatements at assertion level on timely basis. Based upon the effectiveness of the internal control, हम आगे बढ़ते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो तरह के प्रोसीजर्स आते हैं, एक टेस्ट ऑफ डिटेल जिसके अंदर हम वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस करते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स किसकी, ट्रांजैक्शंस की। टेस्ट ऑफ डिटेल्स किसकी, बैलेंसेस एट द ईयर एंड की। टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ द डिस्क्लोजर्स जो नोट्स टू अकाउंट में दिए जाते हैं। एंड अकाउंटिंग डेटा को एग्जामिन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स को एग्जामिन करने के लिए हम दूसरा प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसकी डिटेल हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एसए 520 के अंदर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एसएपी ये दोनों किसके पार्ट है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के। तो इन प्रोसीजर्स को तो पता नहीं कितनी ही बार आपने पढ़ा हुआ है। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आरएपी, ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेस risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement and the assertion level। तो ये दोनों लेवल ये भी पढ़े आपने, फ्रॉड एरर ये आपने पढ़ रखा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट चैप्टर 3 में कर चुके हो। एफएपी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वो प्रोसीजर जिसके थ्रू ऑडिटर इवैल्यूएट करता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, द प्रोसीजर्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल। ये हमारा मेन अकाउंटिंग डेटा को एग्जामिन करने का प्रोसीजर है जिसके थ्रू ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करता है। एंड दिस प्रोसीजर्स कंप्राइजेस ऑफ, वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सेकंड वन इज द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो ये था आपका 6th टॉपिक जहां पर समराइज्ड वे में है, डिटेल ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 3 में कवर कर चुके हैं इसकी। 7th टॉपिक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज What are the various methods जिसके थ्रू ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। कौन कौन से मेथड है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रिपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड द इंक्वायरी। तो वेरियस मेथड, इंस्पेक्शन,
इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन। नाउ इंस्पेक्शन क्या होता है? टू एग्जामिन द रिकॉर्ड्स और द डॉक्यूमेंट। जैसे मिनट्स बुक्स को एग्जामिन कर लेना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना, दैट इज टर्म्ड एज द इंस्पेक्शन। एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। Inspection provides the audit evidences of different level of reliability based upon the nature and source. यदि ये डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं then they are considered more reliable. इंटरनल से कलेक्ट किए गए हैं less reliable. इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है then they may be considered more reliable. ऑब्जर्वेशन, ये अभी आपने टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के अंदर भी पढ़ा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एंड विजुअल। विजुअल एविडेंसेस दे आर कलेक्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशन, दैट इज लुकिंग एट ए प्रोसेस, हाउ एन एक्टिविटी इज बीन कैरिड आउट। एग्जांपल, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करना, हाउ द इन्वेंट्री इज बीन काउंटेड बाय द क्लाइंट स्टाफ, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ looking at a process or the procedures being performed by the other. For example, observing the inventory counting by the entity personnel. But इसकी एक लिमिटेशन है, ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक पर्टिकुलर टाइम पर ही पॉसिबल हो सकती है। जो चीज आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं आपको उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा, जिस टाइम पर वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसी टाइम पर आपको अपनी अटेंडेंस को वहां पर इंश्योर करना पड़ेगा। Observation provides the audit evidence as to the performance of a process or procedure and hence it is limited to the point in time at which the observation या activity takes place. So at which the observation takes place या आप कह सकते हैं at which the activity takes place. एक्टिविटी वर्ड ज्यादा बेस्ट बनता है वैसे यहां पर। जिस समय ये एक्टिविटी हो रही है उसी टाइम पर ही आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, भाई साहब इसकी डिटेल तो ऐसे 505 में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। तो होती क्या है? Audit evidence which are obtained by the auditor as a direct written response from a third party, either in paper form, electronic form, or other means. External confirmations are relevant when addressing the assertions associated with certain account balance, their element. For example, आप किसी ट्रेड रिसीवेबल या पेएबल के बैलेंस को कंफर्म करना चाहते हो, यू मे सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू देम। उनका रिप्लाई जो आएगा उसके बेसिस पर you may decide whether the amount recorded in the books of account is appropriate or not. but कई बार क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, जो रिप्लाई हमारे पास आता है वो डाउटफुल होता है, वो मैच नहीं करता बुक्स ऑफ अकाउंट से, दैट इज एन एक्सेप्शन। तो अंडर दैट सिचुएशन वी नीड टू केयरफुली एग्जामिन व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट एक्सेप्शंस। तो इसकी डिटेल ऐसे 505 में इसी चैप्टर में आगे जाकर कवर करेंगे। रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को रीचेक करना। तो चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, इट मे बी परफॉर्म मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। मैनुअली कैलकुलेटर पे कर लो, इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग द स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटर्स। रीपरफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस होता है एक एक्टिविटी को खुद से दोबारा रीपरफॉर्म करके देखना। तो रीपरफॉर्मेंस इज द इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स और द कंट्रोल। इंडिपेंडेंट, आप खुद इन्हें परफॉर्म कर रहे हैं, उन चीजों को जो एंटिटी खुद परफॉर्म करती थी। जैसे बीआरएस आप बनाकर देख लो, बुक्स में एंट्री को डालना, एक्सीडिंग अ लिमिट, आप डाल के देख लो क्या सिस्टम उस एंट्री को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो रीपरफॉर्मेंस क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स और द कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, रीपरफॉर्मिंग रिकंसिलिएशन,
रीपरफॉर्मिंग, एजिंग शेड्यूल, अकाउंट रिसीवेबल का कि कितना ट्रेड रिसीवेबल कितने टाइम पुराना है, कौन से पीरियड में फॉल करता है, 3 महीने पुराना, 6 महीने पुराना, 1 साल से ज्यादा पुराना। एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऐसे 520 के अंदर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करना बाय अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग both financial and non-financial data, that is known as the analytical procedures. Now, अब आते हैं लास्ट मेथड के ऊपर। अब हमारा लास्ट मेथड क्या है? लास्ट मेथड है हमारा इंक्वायरी का। इंक्वायरी क्या होता है? एक नॉलेज एबल पर्सन से एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। That information may be financial or may be a non-financial information, और उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना विद द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कि जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और जो बुक्स ऑफ अकाउंट बोलती है वो आपस में कंसिस्टेंट है या देयर अराइज एनी इनकंसिस्टेंसी। तो यदि कहीं पर भी कोई अनयूजुअल चीज नजर आती है, कोई रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज अनयूजुअल, कोई फ्लक्चुएशंस मिलती है बहुत हैवी, कोई इनकंसिस्टेंसी आप फाइंड आउट करते हैं, देन वी नीड टू कैरी आउट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इन्वेस्टिगेशन विल फॉर्म द पार्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस इटसेल्फ। इंक्वायरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। सीकिंग द इंफॉर्मेशन of knowledge able person, both financial and non-financial, within the entity or outside the entity. Inquiry is used extensively throughout the audit in addition to other audit procedure, may include written inquiries or may consider or may cover इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। जो इंक्वायरी का रिस्पॉन्स आया उसका इवैल्यूएशन इंक्वायरी का एक इंटीग्रल पार्ट है, और जो इंक्वायरी का रिस्पॉन्स है दैट मे प्रोवाइड द ऑडिटर विद दैट इंफॉर्मेशन जो प्रीवियसली उसके पास नहीं थी, या ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वो किसी चीज को रिलेट कर पा रहा है, एडिशनल सपोर्ट दे पा रहा है, और corroborative audit evidence. Although inquiry may provide important audit evidence and may even produce evidence of a misstatement, लेकिन inquiry alone does not provide sufficient audit evidence of absence of material misstatement और operating effectiveness of the internal control। ये अपने आप में एक sufficient evidence काउंट नहीं होगा इस चीज का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो पा रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एज टू द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस 3 और 4 मार्क्स के आते हैं, तो 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपसे 4 मेथड्स एक्सपेक्ट करेगा वो। आप कोई भी 4 मेथड और 2-2 लाइंस में उनका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, दैट्स ऑल। कोई भी 4, एनी 4। या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो सकता है कि वो आपको कुछ मेथड्स प्रैक्टिकली फॉर्म में दे और कहे आइडेंटिफाई कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, और इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर करवाई भी थी कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉल्स अंडर विच मेथड, राइट। तो ये था आपका टॉपिक एज टू द मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ये टॉपिक नंबर आ जाएगा हमारा 8th। 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मींस हमें कौन सा प्रोसीजर करना है और किस समय करना है। What is the procedure to be performed and the timing of performing the procedure। जैसे मुझे ऑब्जर्वेशन करनी है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए बेस्ट प्रोसीजर होता है कि आप ऑब्जर्व करें इन्वेंट्री काउंट को एट द टाइम व्हेन द मैनेजमेंट इज कंडक्टिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन। सो नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि मैंने गलत प्रोसीजर परफॉर्म किया या गलत समय पर एक प्रोसीजर को परफॉर्म किया, then I will not be able to collect the sufficient and appropriate nature of audit evidences. So, nature and timing of audit procedure is affected by whether the audit evidences are available in electronic form only। यदि evidences are available in electronic form only, तो मेरे most of the audit procedure that will be in the nature of CAT, computer assisted audit techniques। availability of audit evidence at certain point or period in time। for example, इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन वाली बात की थी मैंने आपके साथ। एग्जाम्पल, सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिस्टम में तभी तक एग्जिस्ट रहेंगे व्हेन entity uses the electronic commerce and they may be discarded in the due course। कब? after scanning, when entity use image processing system to facilitate storage and reference। इसका क्या मतलब है? लाइक जैसे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं परचेज का, आपने कोई सामान खरीदा वहां से, क्या वो ऑर्डर हमेशा उस वेब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा या आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, कोई ना कोई पैरामीटर तो रखेंगे ना। क्यों? स्टोरेज की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हम अबंडेंट इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोरेज की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है। दैट्स वाई कि जब आपने कुछ परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस जिसके बेसिस पर एक अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में जनरेट होनी है, तो यदि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, देन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम दे मे बी डिस्कार्डेड। आपने परचेज ऑर्डर को या इनवॉइस को स्कैन कर लिया, thereafter original purchase order and invoices may not be available। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन में एक इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम है कि जहां पर एक फिजिकल इनवॉइस को वंस इट इज बीन स्कैन्ड सो एज टू बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह से पूरी तरह से सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली चल रही हैं, देन स्टोरेज की कैपेसिटी लिमिटेड होने के कारण अब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें डिस्कार्ड किया ही जाएगा। जैसे आपके मोबाइल के अंदर एक मेमोरी स्पेस लिमिटेड होता है, क्या आप आज से 5 साल पुराने व्हाट्सएप के मैसेजेस प्लस आपके नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हो? नो। सिस्टम के अपने कुछ पैरामीटर होते हैं स्टोरेज कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, जिसके बेसिस पर आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम चीजें ऑटोमेटिकली ठीक इरेज हो जाती है। तो यदि हम ऑडिट के रेफरेंस में रहते हुए बात करते हैं, तो जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर है, ऑडिट प्रोसीजर के टाइमिंग है, वो अफेक्ट करेंगे। जब मैं नेचर की बात करता हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली। जब मैं टाइमिंग की बात करता हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओनली।
certain electronic information may not be retrievable after a particular period of time if files are changed or backup file do not exist. तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर may find it necessary to request the retention of the information for his review or to perform the procedure at the time when the information is available. तो यदि ऑर्गेनाइजेशन का पैरामीटर है कि यदि किसी भी फाइल में कोई अपडेशन आती है, हम 6 मंथ्स तक उसके ट्रेल को रखेंगे, आफ्टर 6 मंथ्स वो डिलीट हो जाएगा, तो या तो ऑडिटर विद इन 6 मंथ उस ट्रेल को चेक कर ले, अदरवाइज रिक्वेस्ट करे मैनेजमेंट को कि इसका टाइम पीरियड 6 की जगह 1 साल का करवाओ। तो जो चीजें हैं हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं नेचर, उनकी नेचर और उनके टाइमिंग अफेक्ट होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, कि एक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रोसेस की जा रही है, इंफॉर्मेशन किस समय अवेलेबल हो रही है। सो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पर, जिसमें आपको एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट दोनों अच्छी तरह से याद रखने हैं। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एट सर्टेन पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम, एंड certain electronic information may not be retrievable after a specified period of time. एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल इमीडिएटली क्लिक करे आपके माइंड में वो लिख दीजिएगा। मेन तो 1, 2 और ये 3 लाइनें याद रखनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। असर्शंस, बहुत सिंपल टॉपिक एंड नंबर ऑफ टाइम्स इनको यूज किया है। चैप्टर 5 में तो पूरा का पूरा चैप्टर ही इन्हीं असर्शंस पर बेस्ड होता है। असर्शंस क्या है? मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन में बी एक्सप्लिसिट, जो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली बोली जाए, बोला जाए कि हां ऐसा हुआ है, और जो इंप्लाइड है समझ लिया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर के बेसिस पर, either explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement used by the auditor to consider the different types of potential misstatement. So management की representation may be explicit or implicit that are embodied in the financial statement used by the auditor to identify different types of potential misstatements, जहां चांसेस लगते हैं उसको misstatement के। Examples in relation to transactions that occurred during the year. Occurrence, auditor check करेगा whether the transactions that have been recorded in the books of account actually occurred during the year or not. Completeness, whether all transactions that occurred during the year are being recorded in the books of account. Accuracy, whether the transactions they are being accurately, appropriately recorded in the books of account with the correct amount. Cutoff, transactions of 1 year are being separated from the transactions of another year, means correct accounting period के अंदर transactions की recording को किया गया है। Classification, transactions and events are being appropriately classified. So occurrence, transactions and events that are recorded have occurred during the year. Completeness, transactions and events have been recorded completely. Accuracy, amount related to the transactions recorded in the books of account have recorded appropriately. Cutoff, transactions and events are recorded in correct accounting period. Classification, transactions and events are recorded in proper account. जैसे wages है, wages paid for the installation of machinery, wages अकाउंट में आएगी या मशीनरी अकाउंट में आएगी? मशीनरी अकाउंट में आएगी। तो ट्रांसैक्शन की क्लासिफिकेशन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू नीड्स टू बी कंसीडर्ड एप्रोप्रिएटली। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट बैलेंसेस एट द पीरियड एंड, ईयर एंड पर जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, दैट मींस
assets and liabilities as at the balance sheet date. Existence, asset, liability, equity जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है, whether they actually exist. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंटिटी के जितने भी राइट्स हैं दे नीड टू बी शोन एज असेट्स, और एंटिटी की जो ऑब्लिगेशंस हैं दैट आर टू बी शोन एज लाइबिलिटीज. कंप्लीटनेस, असेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आर बीन रिकॉर्डेड कंप्लीटली, कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए. वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, असेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी included in the financial statement at appropriate amount valuation के लिए, and any allocation adjustments are appropriately recorded. जैसे wages का एग्जांपल दिया मैंने, wages paid for the installation of machinery to be allocated to machinery account. So 4 assertion: existence, assets, liabilities and equity that are shown in the balance sheet actually exist करती है. Rights and obligation, rights of equity are shown as assets and obligations are shown as the liabilities. Completeness, asset, liabilities and equity have been recorded completely. Valuation, assets, liabilities and equity are included in financial statement at appropriate amount. Allocation, any allocation adjustments are appropriately recorded. जब आप चैप्टर 5 पढ़ते हैं तो उनके अंदर इन्हीं सारी असर्शंस को एग्जामिन करने के लिए डिटेल्ड प्रोसीजर्स दिए गए हैं. नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स को जिस फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट किया गया है और जो नोट्स टू अकाउंट में उनकी एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल करवाई गई हैं, उसके रिलेशंस में हमें क्या क्या चीजों को एग्जामिन करना है. बेसिकली दीज आर इन रिलेशन टू असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर्स. तो अकरेंस मींस जो इवेंट्स, ट्रांजैक्शन और अदर मैटर डिस्क्लोज किए गए हैं, जिनके डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, वो एक्चुअल में हुए थे एंड बिलोंग टू द एंटिटी. कंप्लीटनेस, ऑल डिस्क्लोजर्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑल डिस्क्लोजर्स टू बी इंक्लूडेड हैव एक्चुअली बीन इंक्लूडेड. क्लासिफिकेशन, financial information is appropriately presented and described. Disclosures are clearly expressed so as to ensure that user understand the financial information. Accuracy, financial and other information are disclosed fairly. Valuation, at appropriate amount. ये टॉपिक के ऊपर मुझे लगता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन. तो यहां पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मैटर करती है. सबसे पहले तो आपको रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. असर्शंस का मीनिंग दैट इज रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट may be explicit or otherwise embedded in the financial statement used by the auditor so as to identify different types of potential misstatement. फिर in relation to transactions that occurred during the year, जो ट्रांजैक्शन पूरे साल भर हुई हैं, क्या वो एक्चुअल में हुई हैं? क्या उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड किया गया है? क्या एप्रोप्रिएट अमाउंट पर रिकॉर्ड किया गया? क्या करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया गया? क्या उनको एप्रोप्रिएट अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया? दैट इज अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन. फिर जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो असेट, लायबिलिटी, इक्विटी दिखाई गई है, उसके रिलेशन में मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंट कर रही है और ऑडिटर जो चेक करेगा. नंबर 1, एग्जिस्टेंस. क्या असेट, लायबिलिटी, इक्विटी जो आपने बैलेंस शीट में दिखाई एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स आर शोन एज द असेट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर शोन एज द लायबिलिटीज. देयरआफ्टर कंप्लीटनेस, asset, equity, liability are been recorded
कंप्लीटली। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट अमाउंट के ऊपर दिखाए गए हैं एसेट इक्विटी लायबिलिटी, एंड एलोकेशन जो भी एलोकेशन एडजस्टमेंट्स है दे आर बीन एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड और अकाउंटेड फॉर। फिर असर्शंस आ जाती हैं किसकी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की, अकरेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, 9th, ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन हाउ इट इज बीन प्रोसेस्ड फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू एंड। तो दैट इज द ट्रेल कि एक डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, हाउ अ ट्रांजैक्शन इज बीन इनिशिएटेड, उसको किसने इनिशिएट किया, क्या उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है, हाउ इट इज बीन रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर आफ्टर हाउ इट इज प्रोसेस्ड, और ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे वो इनकॉर्पोरेट कराई गई है। तो बिगिनिंग टू एंड या एंड टू बिगिनिंग एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेड फ्लो, दैट इज नोन एज द ऑडिट ट्रेल। और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज, यदि आपको सेक्शन 128 के अंदर रूल नंबर 3 उसके अंदर देखें कि जो कंपनीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाती हैं, देन उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट हैव अ फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल। सो ऑडिट ट्रेल is a documented flow of a transaction. It is used to investigate how a source document was translated into an account entry, and from there it was inserted into the financial statement. That means voucher, journal and financial statement. वाउचिंग की स्टेज, देयर आफ्टर जर्नलाइजेशन, लेजर पोस्टिंग, फिर अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन। इट इज यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए ट्रांजैक्शन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द सिस्टम एंड द यूजर एक्टिविटी। दैट मीन्स एक ट्रांजैक्शन को सिस्टम में किस पर्सन ने एंटर किया है, किस यूजर आईडी से वो एंट्री डाली गई है और कब उसमें कोई चेंज किया गया है, तो हमें पता चलेगा एक सिस्टम के आईपी एड्रेस से कि किस सिस्टम के थ्रू ये एंट्री इनिशिएट की गई, यूजर एक्टिविटी किस यूजर आईडी के थ्रू। जैसे बैंक्स में एग्जांपल भी बैंक्स का ही दिया हुआ है कि एक लॉग ऑन एक्टिविटी होती है कि इस सिस्टम के ऊपर किसका लॉगिन था और इस सिस्टम पे किस समय किस एंट्री को इनिशिएट किया गया है। लाइक इन केस ऑफ बैंक्स, ऑडिट ट्रेल कीप्स ट्रैक ऑफ लॉग ऑन एक्टिविटी डिटेलिंग द रिकॉर्ड ऑफ लॉग ऑन अटेम्प्ट एंड द डिवाइस यूज्ड। किसने लॉगिन किया है, किस डिवाइस के ऊपर लॉगिन हुआ है। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड बाय विच अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल एंड अदर फाइनेंशियल डिटेल कैन बी ट्रेस्ड टू देयर सोर्स। और इतनी इंफॉर्मेशन को यदि आपको मेंटेन रखना है, देन इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, not in terms of expenditure towards system, but in terms of time involved in analyzing the various data. Systems which have a audit trail inspires the confidence in auditor. तो ऑडिट ट्रेल के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है 3 to 4 मार्क्स का। तो आपको क्या क्या चीजों को मेनली कवर अप करना है। इट इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन that is used to investigate how a source document translated into an account entry and from there inserted into the financial statements. It is used as the audit evidence to establish the authenticity and the integrity of a transaction and help in maintaining record of system and user activity.
It is a step-by-step record by which the accounting, trade detail, or other financial data can be traced to their source. It involves cost not only in terms of system expenditure but also in terms of time involved in analyzing the data made available by the audit trail. And availability of the system that are having a feature of audit trail inspires confidence in the auditor. तो ये था हमारा टॉपिक एज टू द ऑडिट ट्रेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है 4 नंबर के लिए, कौन से मैटर है जो ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं when the information that is to be used as audit evidence has been prepared by using the work of management expert। तो चलिए पहले तो बात कर लेते हैं हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैनेजमेंट ने एंगेज किया है, हैविंग एक्सपीरियंस इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, विच अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को छोड़कर दूसरे फील्ड में एक्सपर्टीज है, एंड दैट पर्सन हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग एनी आइटम, एनी अमाउंट of a financial statement item. So any person or organization engaged by the management having experience in field other than accounting and auditing who assist the management in determining any amount related with the financial statement item। जैसे हमने बात की थी एक्चुअरी की, एडवोकेट की, इंजीनियर्स की, आर्किटेक्ट्स की, वैल्यूअर्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट आइटम्स की वैल्यूज को निकालने के लिए कई बार हम इन एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। तो यही चीजें इन पर्संस का एक्सपीरियंस है इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज काम नहीं कर रही, वहां इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, एक्चुअरी, इनकी मदद ली जाती है। तो जैसे मैनेजमेंट ने एक एम्प्लॉय लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाना था, एम्प्लॉय लायबिलिटी फ्यूचर के लिए, कि मुझे फ्यूचर में एम्प्लॉयज को टुवर्ड्स ग्रेच्युटी और टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितना अमाउंट देना होगा, उसके हिसाब से मुझे आज कितना प्रोविजन बनाना चाहिए। तो एक एक्चुअरी को एंगेज किया गया। नाउ अब एक्चुअरी ने देखा कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, क्या रिटायरमेंट एज है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने एम्प्लॉय टाइम से पहले छोड़कर चले जाते हैं, कितने एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट एज तक काम करते हैं, किस लेवल तक उनकी प्रमोशंस होती हैं। सब चीजों को, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद एक्चुअरी ने एक रिपोर्ट बनाकर दी और उसके अकॉर्डिंग उसने कहा फॉर द करंट ईयर इतना प्रोविजन चाहिएगा। बेस्ड अपॉन दैट मैनेजमेंट ने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो एज ए ऑडिटर अब मैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स चेक कर रहा हूं, तो मैनेजमेंट से पूछा मैंने कैसे निकाला ये प्रोविजन 8,50,70,000 रुपए का। मैनेजमेंट ने कहा ये रही एक्चुअरी की रिपोर्ट, देख लीजिए। तो यदि मैनेजमेंट ने एक्चुअरी की मदद ली है सो एज टू डिटरमिन एनी अमाउंट रिलेटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो नंबर 1 उस एक्चुअरी की रिपोर्ट को ऑडिटर एज ए ऑडिट एविडेंस मानने से पहले क्या करेगा, मैं पहले आपको वो टॉपिक करा रहा हूं। रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, when any information that is to be used as the audit evidence is been prepared using the work of the management expert, auditor इस एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करेगा। क्या ये एक्सपर्ट कंपिटेंट है, कैपेबल है और ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग हाउ द एक्सपर्ट इज परफॉर्मिंग हिज वर्क एंड डिटरमिन whether the expert work is appropriate for my audit purpose for the relevant assertion. So before relying on the work of management expert, ऑडिटर को 3 एक्टिविटी करनी है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे अभी रिसेंट एग्जाम में आ चुका है बट स्टिल इट कैन बी रिपीटेड। अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। नंबर 1, इवेलुएट द कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट एंड इवेलुएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। तो वर्क की अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क की एप्रोप्रिएटनेस आपको चेक करनी है। तो पहला पॉइंट
evaluate competency, capabilities and objectivity of that expert, obtain understanding of the work of that expert, evaluate appropriateness of the expert work as audit evidence for the relevant assertion. जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के केस में मैंने वैल्यूएशन की थी, तो फॉर वैल्यूएशन क्या इस एक्सपर्ट एक्चुअरी की रिपोर्ट को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज किया जा सकता है? इवैल्यूएट करिए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? An individual or organization having expertise in a field other than accounting or auditing, whose work is used by the entity to assist the entity in preparing the financial statement. तो now, यदि एक एंटिटी किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करती है, तो क्या ऑडिट के प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट अफेक्ट होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन कि वो एक्सपर्ट को आपने किस काम के लिए दिया है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो एक्सपर्ट के ऊपर आप कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सपर्ट की इंडिपेंडेंस क्या है, क्या इन सब चीजों के बेसिस पर मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स अफेक्ट करेंगे? सिंपली सोचिए, यदि वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर रहा, मेरा प्रोसीजर चेंज होगा। यदि उसका वर्क मेरे काम के लिए, रेलिवेंट असर्शन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, देन मेरे प्रोसीजर अफेक्ट करेंगे। उसकी कॉम्पिटेंसी पर डाउट है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट है, जिस सब्जेक्ट मैटर पर वो काम कर रहा है हाईली सिग्निफिकेंट मैटर है। तो ऐसे कौन से मैटर हैं यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया गया है बाय द एंटिटी, जिसके कारण मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट अफेक्ट हो रहे हैं? Matters affecting nature, timing, extent of audit procedures when the information to be used as audit evidence is prepared using the work of management expert. Nature and complexity of the matter, जहां पर आपने उस एक्सपर्ट को एंगेज किया, उस सब्जेक्ट मैटर का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंटिटी का एम्प्लॉय है या एक आउटसाइड पार्टी है जिसे मैनेजमेंट ने एंगेज किया है टू प्रोवाइड द रेलिवेंट सर्विसेज, एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ और इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम इट इज सब्जेक्ट टू सम टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट? जैसे हमारा काम ऑडिट, इट इज सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोविजंस दैट आर एप्लीकेबल ओवर द एंटिटी। तो इसी तरह से भाई साहब इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर भी तो कोई ना कोई और स्टैंडर्ड या कोई लीगल प्रोविजन या इंडस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट हो सकता है ना अप्लाई हो रही हो, वही बात यहां लिखी गई है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कर रही है। ऑडिटर की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, मेरी कितनी नॉलेज है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर, और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। तो बड़े सारे फैक्टर हैं, आपको लर्न करने हैं, सिर्फ 4 से 5, और पहले 4-5 भी याद कर लोगे, बड़े सिंपल है। Nature and complexity of the matter on which the management expert is engaged, risk of material misstatement of the subject matter। तो एक तो पॉइंट हो गया मैटर से रिलेटेड, जिस मैटर पर सब मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा है वो उसका नेचर क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसमें रिस्क कितना है। एक हो गया मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम, उसका नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, क्या वो एम्प्लॉय है एंटिटी का या एक आउटसाइड पार्टी है, कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर कर रही है, वेदर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज वर्क इज सब्जेक्ट टू सम टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वेदर देयर आर अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एविडेंसेस आर अवेलेबल एटसेट्रा। तो यानी 4 to 5 पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिएगा। तो ये हमारा टॉपिक था एज टू द मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड सीम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट रिसेंट एग्जाम में आया है
तो रिपीटिशन के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि टॉपिक में अदरवाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो रिपीट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेलेक्टिंग द आइटम्स फॉर द टेस्टिंग, क्या मैं 100% चेकिंग करूं, या मैं सेलेक्टिव चेकिंग करूं, या मैं अपने जजमेंट के हिसाब से जो मुझे पसंद है मैं वो चेकिंग करूं, तो खैर सेलेक्टिव ही होगी, या एक सैंपल बेस के ऊपर चेकिंग करूं। तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर द selection of the items that are to be tested on which the audit procedures are to be performed. Like, the means available for selecting the items include selecting all items, 100% examination. 100% एग्जामिनेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो जनरली एडवाइजेबल नहीं होता। हां, टेस्ट ऑफ डिटेल में जहां पर आप अकाउंटिंग डेटा को एग्जामिन कर रहे हो, दैट इज मोर कॉमन। 100% एग्जामिनेशन इज एप्रोप्रिएट इन फॉलोइंग केसेस, जब बहुत हाई वैल्यू की थोड़ी सी ट्रांजैक्शन, पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स, या सिग्निफिकेंट रिस्क है इस पर्टिकुलर आइटम्स पर, और विदाउट 100% एग्जामिनेशन वी कैन नॉट ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अदर मीन्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, और repetitive nature of a calculation or other process that are performed automatically by the information system makes the examination cost effective. मैं सिस्टम के थ्रू एग्जामिनेशन कर रहा हूं, रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस है, कैलकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, जिसे सिस्टम की मदद से कॉस्ट इफेक्टिव वे में 100% चेक किया जा सकता है। सो टेस्ट आपको करना है, प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है, बट परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स कुछ सिलेक्शंस के ऊपर होता है। तो सिलेक्शन में एक बेस आ गया, क्या मैं 100% एग्जामिनेशन पर जाऊं? 100% एग्जामिनेशन इज अनलाइकली इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड मोर कॉमन इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल. It may be appropriate in case population comprises of small number of large value items. There is a significant risk and other means do not provide sufficient and appropriate evidences. Repetitive nature of a calculation or other process performed automatically by the information system makes the 100% examination cost effective. दूसरा तरीका आ जाता है selective item, प्योरली जजमेंट। और जजमेंट क्या होगी? पैसे की बात है, और पैसे की बात है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को चेक कर लो। तो ये मेरी प्योर जजमेंट पर बेस्ड है, और यहां पर बायसनेस के चांस कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। ऑडिटर मे डिसाइड टू सेलेक्ट द specific item from a population based on his understanding, assessed risk and characteristics of the population. Judgment selection is subject to non-sampling risk, means biasness के chance है। Specific items include high value items, items that are suspicious, unusual, risk prone and have a history of error may be selected. That is key item. All item over a certain amount, 5 लाख से ऊपर की सारी ट्रांजैक्शन चेक करूंगा, so as to verify a large proportion of total amount of class of transaction or account balances. 5 लाख रुपए से ऊपर की जितनी भी सेल है, 12 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी डेटर हैं, सबको चेक करूंगा। आइटम्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर एज टू द नेचर ऑफ एंटिटी एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस की नेचर, ट्रांजैक्शंस किस तरह से हो रही हैं, एंटिटी की नेचर के बेस पर ऑडिटर विल डिसाइड। नेचर ऑफ एंटिटी, जैसे कोई एंटिटी फाइनेंशियल एक्टिविटी में एंगेज्ड है तो मेरी थॉट अलग वे में जाएगी।
मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, अलग वे में अलग ट्रांजैक्शंस होंगी मेरी सिलेक्शन के लिए। ट्रेडिंग में एंगेज्ड है, सर्विस सेक्टर की एंटिटी है, तो नेचर ऑफ एंटिटी के बेस पर मेरी सिलेक्शन वेरी करती है। सो पहला बेस तो है सेलेक्ट ऑल आइटम्स, दूसरा बेस क्या है, सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम, और तीसरा बेस क्या है, ऑडिट सैंपलिंग, अप्लाई सैंपलिंग प्रोसीजर। सैंपलिंग में रैंडम सिलेक्शन, सिस्टेमैटिक सिलेक्शन, ब्लॉक सिलेक्शन, डिफरेंट मेथड्स आते हैं। तो ऑडिट सैंपलिंग ये सबसे बेस्ट वे है ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का, जिसके ऊपर एक एस्से भी आप कवर अप करेंगे इसी चैप्टर में, दैट इज एस्से 530। सो ऑडिट सैंपलिंग इज डिजाइन्ड so as to enable the conclusions to be drawn about an entire population on the basis of testing a sample। एक सैंपल की टेस्टिंग रिजल्ट के बेसिस पर ऑडिटर इज ड्रॉइंग द पॉपुलेशन, ऑडिटर इज ड्रॉइंग द कंक्लूजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। सो कौन कौन से मेथड्स हैं या वे हैं जिनके थ्रू हम आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला, वी कैन सेलेक्ट 100% आइटम्स। दूसरा, सेलेक्ट द सैंपल्स, सेलेक्ट द आइटम्स ऑन जजमेंट बेसिस, सिलेक्शन बेसिस, विदाउट एनी सैंपलिंग टेक्निक। और लास्ट है ऑडिट सैंपलिंग। तो ये तीन तरीके हैं, और कौन सा वे मुझे फॉलो करना है टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंसेस, ये पूरी तरह से मेरी जजमेंट पर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन ऑफ एनी वन or combination of these means may be appropriate depending on auditor's judgment to obtain audit evidence। चलिए जी, ये हो गया हमारा 11th टॉपिक, selecting the items for testing to obtain audit evidence। लास्ट, इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट ओवर द रिलायबिलिटी। यदि आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड फ्रॉम वन प्रोसीजर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड बाय परफॉर्मिंग अनदर प्रोसीजर, या सोर्स कह लीजिए, एक सोर्स से जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है विद द ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स, या फिर जो ऑडिट एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए, यू हैव द डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ दिस ऑडिट एविडेंसेस। व्हाट टू डू इन केस एनी इनकंसिस्टेंसी इज देयर, एक एविडेंस एक सोर्स से वो एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करता है फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ओवर द सेम मैटर फ्रॉम अनदर सोर्स, तो क्या करूं? इनकंसिस्टेंसी के केस में, कॉन्ट्राडिक्शन के केस में, डाउट है ऑन द रिलायबिलिटी, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर सो एज टू रिजॉल्व द डाउट। बस, डिटरमिन what modifications or additions to audit procedures are necessary to resolve the matter if audit evidence obtained from one source is inconsistent with the audit evidence obtained from another source, auditor has doubt over the reliability of information that is to be used as the audit evidence. So in case of any inconsistency in audit evidences that are collected from one source with the audit evidence collected from another source, or there is a doubt over the reliability of audit evidence, auditor is required to determine मुझे audit procedures में क्या modification करने चाहिए, या what are the additional audit procedures that are to be performed so as to resolve the matter. So this is all about first standard
of this chapter and a very big standard. ऐसे 500 और 530 ये दो स्टैंडर्ड इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े हैं इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स. सो इस रिवीजन सेशन में हमने ऐसे 500 कंप्लीट किया है. अब आपका एक काम है और वो काम क्या है? यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं एंड पर्टिकुलरली लास्ट 2 साल के आरटीपी एमटीपी एग्जाम के क्वेश्चंस जरूर 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 प्रैक्टिस करना है. उसके बिना बात नहीं बनने वाली. आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे दैट इज ओके, लेकिन हाउ टू रिकॉग्नाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है एंड बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द आंसर एंड द हाउ द कंटेंट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द आंसर शीट. उसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. सो जैसे जैसे आप एक एक रिवीजन को कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट रिवीजन पर जाने से पहले जो टॉपिक आपने अभी रिवाइज किया है तो एक काम आपको और करना है और वो है इनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. और मैं मानकर चलता हूं कि आप नेक्स्ट रिवीजन देखने से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ये प्रैक्टिस ही है जो आपके मार्क्स को 50 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 95 तक ले जा सकती है. सो चलिए आज का सेशन यहीं पर ओवर करते हैं. नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.